नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए नवंबर मंथ के पहले वीक में जो करंट अफेयर, स्टेट, रैंक रिपोर्ट, मिसलेनियस और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको मैं यहां पर कवर करूंगा। और बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं, चाहे नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, वो सभी टॉपिक को मैंने दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो पहले वीक का, नवंबर के पहले वीक का करंट अफेयर है वो पूरा कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहले क्वेश्चन से, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है केरला से। केरला ने अपने स्टेट में, पूरे स्टेट में गोल्ड के प्राइस को यूनिफॉर्म करने के लिए, समान करने के लिए इन्होंने बैंक रेट के अकॉर्डिंग अपने यहां पर गोल्ड प्राइस को तय करने की कोशिश की है। और ये ऐसा पहला स्टेट बना है जो कि गोल्ड के प्राइस को यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा, केरला ने ये कोशिश के साथ साथ अपने यहां पर इंप्लीमेंट करने की घोषणा भी कर दी है। याद रखिएगा, गोल्ड कंज्यूमिंग स्टेट केरला है। केरला ने अपने यहां पर यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस इंट्रोड्यूस किया है। मतलब आप केरला के किसी एक इलाके में गोल्ड खरीदें, चाहे दूसरे इलाके में गोल्ड खरीदें, दोनों जगह पर केरला में गोल्ड प्राइस समान होगा। याद रख पाएंगे? याद रखिएगा। आगे बात करें तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, कुछ गोल्ड के बिस्किट्स की है। तो अगला क्वेश्चन है वडोदरा से। वडोदरा की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ऐसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है जिसने यूएस के डिपार्टमेंट से, ट्रेजरी डिपार्टमेंट से इन्होंने साइन अप किया है, जिससे कि उनकी असिस्टेंस में अपने यहां को बेहतर ये कर सके। याद रखिएगा, आपको बताऊं, वडोदरा सेकंड सिटी ऐसी बना है जिसकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी बाहर के डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है और उनके असिस्टेंस से अपने यहां पर बेहतर काम करने की कोशिश करेगा। तो वडोदरा यहां पर सेकंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाली एक जगह बना है जिसने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस के साथ टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहां पर इन्होंने कोलैबोरेशन किया। अब आप सोचेंगे कि पहला कौन है, तो पहला आपको बता दूं, पुणे पहला था। 2017 में इसने बॉन्ड इश्यूज किए थे। बॉन्ड मतलब उनकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एमओयू साइन किया था कि हम आपकी टेक्निकल असिस्टेंस लेंगे, आप हमें अपनी टेक्निकल असिस्टेंस दें और आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो हो सके। तो याद रखिएगा, ये सेकंड यहाँ पर बना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, और पुणे क्या था? सिटी था पहला, वडोदरा दूसरा है। लेकिन अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सारे एमसीडीज की बात की जाए, सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात की जाए, एमसीडी मैंने दिल्ली का लगा दिया, जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की बात करेंगे तो पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और दूसरी सिटी है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड इन्होंने साइन किया है किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट के साथ। उत्तराखंड, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड से। उत्तराखंड स्टेट को फाउंड किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। उत्तर प्रदेश से जब इसको अलग किया गया तो इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। इस स्टेट को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था 2000 में, 9 नवंबर 2000। कब? 9 नवंबर 2000 को। अब उत्तरांचल नाम बाद में उत्तराखंड में कन्वर्ट हुआ। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड का फाउंडेशन डे 9 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया है और यह भारत का 27वें नंबर का स्टेट बना था जब यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर डिवाइड हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह बना था। तो 27वें स्टेट था जिसका नाम उस समय पर उत्तरांचल था, लेकिन बाद में इसको उत्तराखंड किया गया था। याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें तो उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल दो है, गैरसैंण और देहरादून। देहरादून इसकी विंटर की कैपिटल है और गैरसैंण इनकी समर की कैपिटल है। आगे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, इनके गवर्नर है इस समय पर गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान ने 8 दिन का पुष्कर मेला अपने यहां पर
मतलब लॉन्च किया है, क्योंकि यहीं पर ऑर्गेनाइज होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर पुष्कर मेले को हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो राजस्थान सरकार पुष्कर मेले को अजमेर में ऑर्गेनाइज कराती है। यह आपको पता होना चाहिए। ये जानवरों के लिए मेनली अगर बात की जाए तो कैमल्स के लिए फेमस है। कैमल्स के यहाँ पर डांस, वेट लिफ्टिंग और तरह तरह की जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो होते हैं। याद रखिएगा, कैमल अगर आपको बोल दिया जाए, पुष्कर मेला ना नाम देकर बोला जाए कि कैमल मेला कौन सा मेला होता है, तो आप कहोगे कौन सा? पुष्कर मेले को ही कैमल मेला भी हम कहते हैं, ऊंटों का मेला भी हम कहते हैं, क्योंकि ऊंटों की यहाँ प्रदर्शनी होती है। तरह तरह के ऊंट को यहाँ पर दिखाया जाता है। जो प्राइज जीतते हैं उनको मतलब सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर जिसका ऊंट होता है उसको प्राइज मिलता है। अगर कोई ऊंटों की रेस हो रही है तो उसमें जो पहला प्राइज आता है वो उसके मालिक को प्राइज मिलता है। तो मतलब ऊंटों का पूरा फोकस्ड ये एक फेयर होता है जिसमें दूसरे जानवर भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन इस बार जो जानवरों की प्रदर्शनी लगाई जानी थी वो नहीं लगाई गई, क्योंकि एक बीमारी चल रही है। उसकी वजह से बीमारी है लंपी स्किन डिसीज, जिसकी वजह से जो कैटल्स की प्रदर्शनी होती है वो नहीं ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसको हम पुष्कर मेले में ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक, इस बार सिर्फ ऊंटों को यहां पर इकट्ठा किया गया। जो ट्रेडिशनल काम होते हैं वो ऑर्गेनाइज कराए गए। कहां पर? राजस्थान में। 8 डेज ये पूरा चला था। 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, देख सकते हैं आप तस्वीर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की एक सिटी है उज्जैन। जानते होंगे आप, 4 धाम की अगर हम बात करें तो 4 धाम में से एक धाम ये भी है। जब उज्जैन की हम बात करेंगे, और बाकी अगर आप कहेंगे और कौन कौन से धाम हैं, तो देखिए, आपने उज्जैन का नाम सुना है, आपने प्रयाग का नाम सुना है उत्तर प्रदेश में, आपने हरिद्वार का नाम सुना है और आपने नासिक का नाम सुना है। ये 4 धाम है जो कि आपने सुने होंगे। अब ये मध्य प्रदेश में एक उज्जैन जगह है जो 4 धाम में से एक है। यहां पर बात की जाए तो इसको वर्ल्ड का पहली, मतलब पूरे दुनिया में पहली वैदिक क्लॉक मिलने वाली है। मतलब फाउंडेशन स्टोन यहां पर रख दिया गया है। यहां के एजुकेशन मिनिस्टर, कहां के? मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा। याद रखिएगा, जो 300 साल पुरानी जीवाजी ऑब्जर्वेटरी है उज्जैन में, वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये जो वैदिक क्लॉक है ये मूव करेगी, जो कि जिसमें अलग सी सुविधाएं होंगी और साथ साथ जो हमारे आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देगी। और आप जानते हैं कि उज्जैन 4 धाम में से एक है, मतलब जो हमारी आस्था है उससे रिलेटेड ये एक जगह है। तो मध्य प्रदेश ने उज्जैन को चुना है किसके लिए? वैदिक क्लॉक के लिए। पहली दुनिया में वैदिक क्लॉक लग रही है जो सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, इसमें 1.62 करोड़ रुपीस का खर्चा किया जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। आप यहां पर एजुकेशन मिनिस्टर को देख सकते हैं, ये यहां पर फाउंडेशन स्टोन रख रहे थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इनकी कैपिटल है। मंगू भाई सी पटेल यहां के गवर्नर हैं और शिवराज सिंह चौहान यहां के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया। अब लखपति दीदी योजना है क्या, तो आपको बता दूं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं काम कर रही हैं इनमें फोकस किया जाएगा कि महिलाओं को लखपति बनाया जाए। इस समय पर सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं काम जो कर रही हैं उनमें से 1.25 अप्रोक्सीमेटली डेटा ही है, 1.25 लाख महिला लखपति हैं। इनका डेटा है कि ये चाहते हैं कि 3 गुना महिलाओं को, अपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको लखपति बना दिया जाए। उनके टैलेंट को दिखाकर, उनकी जो काम कर रही हैं उसको प्रमोट करके अलग अलग चीजें यहां पर इन्होंने शुरू करने की कोशिश की है। लेकिन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ये कहकर लॉन्च किया है कि लखपति दीदी योजना में इन महिलाओं के जो टैलेंट को बेहतर करके इनके जो प्रोडक्ट्स ये डेवलप करेंगी उसको हम बाजार में उतारेंगे, जिससे कि इनको लखपति बनने में काफी कम समय लगे। और इनका पूरा टारगेट है कि ये 3 गुना महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाना चाहते हैं, और 3 गुना। याद रखिएगा 1.25 तो अभी लखपति है, लेकिन
इसका 3 गुना अप्रॉक्सीमेटली 3,50,000 से अबव होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3,75,000 ये होता है। तो इसके आसपास ये चाहते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं को लखपति बनाना। तो ये लखपति दीदी योजना है, उत्तराखंड की योजना है, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, जिसमें होगा क्या? जिसमें यह होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो याद रखिएगा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है इस समय पर मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड पोर्टल को लॉन्च किया है, जो कि लाइव किसी भी डिपार्टमेंट को इनको दिखा सकता है कि क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो याद रखिएगा, हरियाणा में ऐसा कुछ हुआ है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ ले। ये जो मॉनिटरिंग है ये अलग अलग लेवल पर ये करने वाले हैं, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और पंचायत, तीनों लेवल पर ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो आप लॉन्चिंग की तस्वीर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम सरन जी पहले भारत के वोटर थे। जब वोटिंग हुई, सिंपल सी बात है, 1951 में 1951 में वोटिंग शुरू हुई लोकसभा की। अब लोकसभा की जब वोटिंग हुई तो पहला कोई पर्सन तो होगा जिसने वोट डाला, तो वो थे श्याम सरन जी, जो कि 106 ईयर ओल्ड थे। श्याम सरन नेगी जी, इनका भी रिसेंटली में निधन हो गया। निधन होने से पहले इन्होंने हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस समय पर चुनाव है। तो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वहां पर इन्होंने अपना वोटिंग कास्ट की। वोटिंग की बात करूं तो वोटिंग हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होनी है, 12 नवंबर को होनी है, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट की वहां के जो इलेक्शन के ऑफिसर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करके कि मुझे वोटिंग करनी है, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा इस बार जल्दी वोट कर दूं, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी समय से खराब चल रही थी। शायद उनको आभास हो गया था कि उनकी मृत्यु उनके नज़दीक है, इसीलिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा की वोटिंग है वो पहले ही उन्होंने बैलेट के माध्यम से कर दी थी। तो याद रखिएगा, इन्होंने अपने घर पर ही वोटिंग की और 2 नवंबर को इन्होंने वोटिंग की थी। अब ये 106 साल के थे जब इनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, इन्होंने टोटल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा गलत हो गया क्योंकि राज्यसभा में तो आम पब्लिक डायरेक्टली वोटिंग करती ही नहीं है। लोकसभा और विधानसभा टोटल अगर मिला लिया जाए तो इन्होंने 34 टाइम वोटिंग की है। याद रखिएगा, पहले पर्सन थे ये भारत के वोटर जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, जिनका नाम है श्याम सरन नेगी। 2014 जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था उस समय पर इनको इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रमोटर भी चुना था। याद रखेंगे, जिस तरीके से अभी पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन के रूप में, अपने प्रमोटर के रूप में चुना गया है, उसी प्रकार से इनको भी हिमाचल प्रदेश में अपने प्रमोटर के रूप में इलेक्शन कमीशन ने चुना था। ठीक, चलिए, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये है श्याम सरन नेगी जी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल रायपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। इस फेस्टिवल को 1 नवंबर से लेकर 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें देश और विदेश के जो जनजाति कलाकार हैं, जनजाति ग्रुप्स हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। जो यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस कर गया उनको यहाँ पर प्राइजिंग भी हुई है। तो याद रखिएगा, देश और दुनिया की अलग अलग जनजातियों के जो डांस ग्रुप्स हैं, जो कलाकार हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और इसको छत्तीसगढ़ रायपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। पूछा जा सकता है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। आगे बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ। आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत ज्यादा चर्चित हैं, तो नाम बताने की जरूरत शायद मुझे लगता है नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर इनॉग्रेट किया है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा पड़ता है और ये एनसीआर के रीजन में आता है। ध्यान रखिएगा, पहला डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल
और कैपिटल इसकी लखनऊ है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर आप योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व को अप्रूव किया गया है और पूरे भारत का यह 53rd टाइगर रिजर्व बनेगा। अगर इसकी बात करें तो यह टाइगर रिजर्व का नाम होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसमें 3 टाइगर रिजर्व्स की जगह ली जाएंगी। कौन कौन से? तो दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। कौन सा? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। इन 3 की जमीनों को लिया जाएगा, उससे टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। पूरे भारत का ये 53rd नंबर का होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने इसको लास्ट ईयर ही अप्रूव कर दिया था। अब इसकी जो अप्रूवल है वो कैबिनेट के माध्यम से मिली है। उत्तर प्रदेश ऐसा क्यों कर पा रहा, मतलब ये जो अप्रूवल है ये कैसे दे पाया? तो आपको बता दूं किस एक्ट के अंतर्गत, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 के अंतर्गत ये अप्रूवल दे पाया है रानीपुर टाइगर रिजर्व को। आप यहां पर तस्वीर देख सकते हैं टाइगर की। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन सब आएंगे मिसलेनियस। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो यहां पर आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मथुरा वृंदावन का जो रीजन है उसको कार्बन न्यूट्रल उत्तर प्रदेश की सरकार 2041 से 2041 में तक बना देगी। रीजन क्या है? देखिए अभी क्या हो रहा है कि मथुरा और वृंदावन कृष्ण भगवान के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उनका जो बचपन बीता है और इसके लिए बहुत सारे टूरिज्म आते हैं। अभी नॉर्मली होता है कि यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग मैं डेटा बता रहा हूँ, 2 करोड़ के आसपास हर साल यहाँ पर लोग आते हैं तो बहुत सारा कार्बन यहाँ पर उत्सर्जित होता है। अब कार्बन उत्सर्जित होने के लिए अब ये ऐसे ही बढ़ते रहे, अगर मतलब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का डेटा है कि अगले 2041 तक यहां पर हर साल लोग विजिट करने, लोग टूरिज्म के रूप में अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना के आसपास आएंगे। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के आसपास, यहां पर 6 करोड़ के आसपास लोग हर साल आएंगे। इससे कार्बन बहुत ज्यादा उत्सर्जित होगा और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, जो वहां पर रेगुलर रहने वाले लोग हैं, जानवर हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो मथुरा और वृंदावन की रीजन है उसको कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए 2041 का टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। आपको बता दूं बहुत सारे स्टेप्स उठाने वाले हैं। आपको बताऊं कौन कौन से? तो सबसे मेन ये है कि ये एक रीजन बनाएंगे जिसमें आप रेगुलर मूव करते जाएं। अगर उसी रूट में तो आप सारे मंदिर जो यहाँ पर अवेलेबल है उनके आप दर्शन कर लेंगे। उसमें कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब कोई प्राइवेट अगर आप कार लेकर जाते हैं तो नहीं चलेगी। वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल कुछ व्हीकल्स चलेंगे। अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है, सिर्फ इनके जो योजना है उसमें लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसको 2041 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि अगर कार्बन उत्सर्जन होता भी है, खाना बनेगा उसमें भी कार्बन उत्सर्जन होगा, तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, तो कोशिश की जाएगी कि 2041 तक इसको कार्बन न्यूट्रल कर दिया जाए। अगर कार्बन उत्सर्जन होता है तो इसके लिए हम एक अलग सी मतलब एग्रीकल्चर सिंक बनाएंगे। एग्रीकल्चर सिंक का मतलब बहुत बड़ा तालाब सा होगा जिसमें पानी भरा होगा और अगल बगल गार्डनिंग की जाएगी, जिससे कि जो कार्बन निकल रहा है उसको एक जगह, मतलब आपको पता है अगर बहुत बड़ा तालाब होता है तो वहां पर कार्बन काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर कार्बन अट्रैक्ट होगा और वहां पर पेड़ पौधे लगे होंगे तो पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर वहां पहुंचता है तो उसको यूज कर लिया जाएगा उन पेड़ों के द्वारा। तो ये सारी एक पूरी प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से कार्बन न्यूट्रल बनाने की कोशिश की जाएगी मथुरा वृंदावन रीजन को 2041 तक। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 7 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। 7 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी ने रिसेंटली में अपना 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया। वैसे आपको बता दूं इन 7 स्टेट्स में से कुछ स्टेट यहां पर क्लियरली मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। वैसे तो टोटल मेरे को 8 स्टेट मिल रहे थे, तमिलनाडु भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, लेकिन कई जगह मेरे को उसका कुछ और डेट मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया। तो याद रखिएगा 7 स्टेट्स ने अपना जो सेलिब्रेशन किया है स्टेट फॉर्मेशन डे के रूप में, और ये है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये 7 स्टेट हैं जिन्होंने 1 नवंबर को अपना स्टेट फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया। साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, इसमें भी आप 1-2 और इंक्लूड कर सकते हैं। पहली चीज दिल्ली को और
अंडमान निकोबार को। लेकिन उस दिल्ली में फॉर्मेशन, दिल्ली को रेगुलर चेंज किया गया। 1911 में इसको बनाया गया दिल्ली, उसके बाद इसको 1956 में कैपिटल रीजन में 1956 में नई दिल्ली बनाया गया। उसके बाद 1992 में इसको कैपिटल रीजन बनाया गया। तो इसकी वजह से डेट फ्लक्चुएट कर रहा था, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड नहीं किया यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, 2 यूनियन टेरिटरीज ने अपना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया है। कौन से? इन्होंने सेलिब्रेशन किया है, तो इसीलिए मैंने यहां पर इनको इंक्लूड किया है, लक्षद्वीप और पौंडुचेरी। लक्षद्वीप और पौंडुचेरी ने 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया। तो टोटल 7 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी ने अपना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया है। कब? 1 नवंबर को। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो यहां पर ये आप फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परमेक्राइसिस। परमेक्राइसिस एक वर्ड है जिसको कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ध्यान रखिएगा, परमा क्राइसिस का मतलब क्या है? परमा क्राइसिस का मतलब है इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी। अगर कोई फील कर रहा है किसी पीरियड ऑफ टाइम में कि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है, इनस्टेबिलिटी आ रही है, तो उसी वर्ड को परमे क्राइसिस के रूप में कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। क्योंकि कोरोना के बाद का समय था, बहुत सारी दिक्कतें तो थी ही, उसी को लेकर इन्होंने इस वर्ड को अनाउंस किया है। आपको ध्यान रखना है, परमे क्राइसिस। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है 11 दिसंबर को। वैसे ये यूजीसी की पहल नहीं है, ये भारत सरकार की पहल है। भारत सरकार ने यूजीसी को एक काम सौंपा है कि आप अपने हर स्टेट में, हर यूनिवर्सिटी को ये पहुंचाएं, ये बताएं कि आपको 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस ऑब्जर्व करना है। इसका मेन रीजन ये है जिससे कि रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा सके। बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं, उनको दोबारा से ऐसी पोजीशन पर लाया जा सके कि वो विलुप्त ना हो। इसके लिए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात भी कर सकते हैं। उसमें भी भारत सरकार जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रीजनल लैंग्वेजेस को काफी प्रमोट कर रही है। इसीलिए भारत ने यूजीसी को भी ये कहा है कि आप 11 दिसंबर को सभी यूनिवर्सिटीज अपने जो आपसे लिंक्ड है उन सभी तक ये बात पहुंचाइए कि आप 11 दिसंबर को ऑब्जर्व कीजिए एज अ भारतीय भाषा दिवस। मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली में जो हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा हिंदी में बुकों को लॉन्च किया गया है। रिसेंटली में सिर्फ 3 ही टाइप की बुकों को लॉन्च किया गया है फर्स्ट ईयर के लिए, लेकिन बाद में उसको सभी ईयर्स में फॉलो किया जाएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय भाषा दिवस मतलब हमारी जो भारत की लैंग्वेजेस है उनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। आगे बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फॉर्म किया गया था 1956 में। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी 15 नंबर की प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितनी महिलाओं को? तो टोटल 51 महिलाओं को यहां पर सम्मान दिया गया है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने नर्स के रूप में अपना जो कार्य है बहुत बेहतरीन तरीके से किया, जिसकी वजह से द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इनको 2021 का दिया है। टोटल महिलाएं 51 है। इनका नाम याद करना अपने में टफ है, लेकिन आप लिस्ट देख सकते हैं। टोटल 51 महिलाओं को इस बार ये सम्मान दिया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड गौरव सम्मान जो कि इस बार सेकंड टाइम ही दिया जा रहा है। इससे पहले 2021 में नाम अनाउंस किया जा चुका था, लेकिन दिया नहीं गया था कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस ऑब्जर्व किया और उसी दिन इन्होंने अपने इस साल के 5 लोगों और पिछले साल के 5 लोगों को यह अवार्ड दिया है। इस साल के 5 लोग कौन हैं? तो आपको बता दूं, उनमें से 3 लोग जो इस समय पर नहीं है इस दुनिया में, वो 3 लोग कौन हैं उनकी भी बात करेंगे, और साथ साथ जो इस समय पर 2 लोग जीवित हैं उनकी भी बात करेंगे। उनमें से सबसे बड़ा नाम है हमारे इस समय पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी। अजीत डोवाल जी को इस बार का उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। साथ साथ बात करें प्रसून जोशी की, जो कि
इस बार उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। तो ये दोनों लोग जीवित हैं इस समय पर। जो इस समय जीवित नहीं है उनको भी उत्तराखंड प्राइज दिया गया। टोटल 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 3 लोग इस समय पर इस दुनिया में नहीं है। पहले हैं वीरेन डांगवाल, जो कि जर्नलिस्ट और पोएट थे, और दूसरे हैं गिरीश चंद्र तिवारी, ये भी इस दुनिया में इस समय नहीं है, और तीसरे जनरल विपिन रावत जी, आप इनको जानते होंगे, पहले भारत के सीडीएस हैं। इन तीनों लोगों को भी इस बार का उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। तो टोटल 5 लोग इस बार के और 5 लोग पिछली बार के 9 नवंबर को इनको उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर ये 3 लोग हैं और ये 2 लोग, टोटल 5 लोगों को इस बार का उत्तराखंड सम्मान दिया गया, उत्तराखंड गौरव सम्मान। अगला क्वेश्चन है एमटी वासुदेवन नायर। कौन? एमटी वासुदेवन नायर को केरला ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे? केरला ज्योति अवार्ड से। तो याद रखिएगा, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है एमटी वासुदेवन नायर को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो केरला ज्योति अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ये है वासुदेवन। अगला क्वेश्चन है, मलयालम राइटर है जिनका नाम है सेतु माधवन। सेतु माधवन को अच्युताचन अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है अच्युताचन पुरस्कार इस बार का किसको दिया गया? तो आंसर होगा ए, सेतु माधवन को इस बार का अच्युताचन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, अच्युताचन अवार्ड इनको मिला है, माधवन साहब को। अगला क्वेश्चन है पुनीत राजकुमार। इस समय इस दुनिया में नहीं है, हार्ट अटैक की वजह से इनकी लास्ट ईयर मृत्यु हो गई थी। इनको कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कर्नाटका रत्न अवार्ड कर्नाटका का वो अवार्ड है जो कि कर्नाटका की भलाई के लिए लोग जो काम करते हैं और साथ साथ मरने के बाद भी इन्होंने अपनी लोगों की भलाई के लिए काम किया। जैसे कि अपने बॉडी पार्ट्स इन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स को दान दे दिया और अपनी आंखों का इन्होंने डोनेशन किया था आफ्टर मरने के बाद। तो इनसे इंस्पायर होकर काफ़ी लोगों ने अपनी आंखों को डोनेट किया। तो इसीलिए इनको कर्नाटका रत्न अवार्ड से यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज एस बोम्मई साहब ने सम्मानित किया है। मतलब इनकी वाइफ, इनके भाई वगैरह को सम्मान ये मिला है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है पुनीत राजकुमार। अगले क्वेश्चन की बात करें, अब यहाँ से हमने मिसलेनियस अवार्ड और स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि इंडियन नेवी ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज को जापान के साथ ऑर्गेनाइज किया। जापान के साथ मतलब भारत के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये 4 देशों की नेवी है जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और जापान में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। जापान के रीजन में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। बात करें कहां पर? योकोसुका में। कहां पर? जापान में भी अगर बात की जाए तो योकोसुका में मालाबार नेवल एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। बात करें इनिशियल की, तो इनिशियली इसमें सिर्फ दो देश ही पार्टिसिपेट कर रहे थे मालाबार एक्सरसाइज को। बाद में जापान 2015 में इसमें इंक्लूड होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड होता है। तो ये बन जाता है पूरा क्वाड चाइना के अगेंस्ट काम करता है। सिंपल सी बात है, चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना सी में जो उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए ये 4 देश मिलकर वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और चारों ने समूह भी इसीलिए बनाया है कि जो भी चाइना सी पर चाइना का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है उसको टैकल किया जा सके। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज की कुछ तस्वीरें हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे मालाबार एक्सरसाइज 1992 में पहली बार ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें 4 नेशन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन 2015 में जापान जुड़ा है और 2020 में ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पहली बार सीआरपीएफ में महिलाओं को इस पद पर पहुंचाया गया। इस पद पर पहुंचाया गया का मतलब, इस पद पर का मतलब है आईजी बनाया गया। आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआरपीएफ में या किसी और, अगर हम सीएपीएफ की बात करें तो उसमें किसी भी महिला को आईजी बनाया गया हो। आईजी पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, एनी अब्राहम और सीमा ढूंढिया, इन दोनों लोगों को, सीमा ढूंढिया को बिहार में आईजी बनाया गया, बिहार के सेक्टर्स के लिए आईजी बनाया गया, और एनी अब्राहम को
RAF के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स के लिए इनको IG बनाया गया। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है CRPF ने इन दोनों महिलाओं को IG बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम वगैरह, एनी इब्राहिम और सीमा ढूंढिया। आगे बात करें तो ये दोनों की तस्वीर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ भारत की नेवी ने यहां पर ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की है, पहली बार ऑर्गेनाइज हो रही थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की नेवी, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों देशों की नेवी ने मिलकर एक्सरसाइज की है, नेवल एक्सरसाइज की है। इसको पहली बार तंजानिया में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं। अब बात करेंगे रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बाद आपके लिए वीडियो ये समाप्त हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, रिलायंस फोर्ब्स ने बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की, मतलब उनके यहां पर जो एम्प्लॉयर की सुविधाएं, एम्प्लॉयर का जो बिहेवियर है अपने एम्प्लॉइज के प्रति कैसा है। इसमें दुनिया की बात करें तो दुनिया में साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, वो टॉप पर है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत की एक कंपनी ही ऐसी है जो टॉप 100 में है, कौन सी, वो है रिलायंस। रिलायंस की रैंक मिली है टोटल ओवरऑल की बात करें तो 20, लेकिन भारत में टॉप पर है और भारत में कोई भी ऐसी कंपनी अब है भी नहीं जो कि टॉप 100 पर हो। टोटल इन्होंने 800 इंडस्ट्रीज को शामिल किया, मतलब 800 कंपनीज को शामिल किया। उनमें भारत की अगर बात करें तो टोटल 8 इंडस्ट्री या फिर कंपनी ऐसी हैं जिनको बेस्ट एम्प्लॉयर में दर्जा मिला है। याद रखिएगा, सिर्फ 8 है, 800 में सिर्फ 8। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडिया चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सारी कंट्रीज के कंपेयर में सबसे चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है भारत में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इंडिया को लिस्ट किया गया है कि दुनिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाना है और अगर वो भारत में बनाया जाए तो सबसे चीपेस्ट होगा। याद रखिएगा, रैंक ये रिलीज जारी हुई इसलिए आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने ट्विटर बैड, मतलब ट्विटर इसको अपने अंडर में लिए हुए था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप, जिसको गूगल ने अब इसको परचेस कर लिया है। BPCL भारत की महारत्न कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि कंट्री की मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी बनी है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। भारत में टोटल इस समय पर 12 महारत्न कंपनियां हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एक कंटेंट बेहतर लगा है तो आप ये भी बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ कमी लगी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके माध्यम से हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से बेहतर कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को और कुछ ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।